नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। दोस्तों, कहते हैं कि एक ईमानदार आदमी जो होता है वो समाज के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा देने वाला और समाज को विकास की राह पर ले जाने वाला होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा एक ईमानदार आदमी पैसों की लालच में, रिश्वत की लालच में या जमीन की लालच में या किसी भी प्रकार की लालच में जब आ जाता है तो उसका वही ईमान डगमगा जाता है और वो फिर उस रिश्वत और उस पैसे या उस चीज की लालच में अपने आप को समझ नहीं पाता है कि मैं आखिर किस रास्ते पर चल रहा हूँ और मैं आखिर क्या कर रहा हूँ। यानी कि उसकी वो आंखें जो ईमानदारी के लिए रास्ता देख रही थी, वही आंखें जब बेईमान हो जाती हैं तो समाज के लिए कहीं ना कहीं से खतरनाक साबित होता है। लेकिन अगर वही आदमी समय रहते हुए कोई उसे समझाने वाला मिल जाए और अगर बात उसे समझ में आ जाए, तब उस व्यक्ति के अंदर जो ईमानदारी और जो बहादुरी जगती है, उसे सुनकर एक बार आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर जब एक बेईमान और एक लालची आदमी के अंदर वास्तव में अगर ईमानदारी जग जाए तो वो क्या कर सकता है। आज की कहानी बिल्कुल इसी पर आधारित है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने पिछली कहानी में हमें बहुत सपोर्ट किया। आपने अपना बहुत झोली भर के प्यार दिया। जितना मैं आपका धन्यवाद कहूँ उतना हमारे लिए कम है। उम्मीद है आप ऐसे ही प्यार और अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रहेंगे, हमारी कहानियाँ ऐसे लगातार सुनते रहेंगे। देश विदेश से कई लोग ऐसे थे जिनका कमेंट हमें प्यारा प्यारा बहुत अच्छा मिला। एक दो कमेंट निगेटिव भी थे, लेकिन ये तो समाज है, जहाँ अच्छे लोग हैं वहीं कुछ न कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। फिलहाल मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ और जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन माताओं ने हमें कहानी पर अपना प्यार दिया था, उनका नाम मैं कहानी के आखिरी में लूँगा। तो मात्र चंद मिनट के अंदर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पूरी कहानी में लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो बिना देरी किए हुए मैं कहानी को शुरू करता हूं। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको दिल छू लेने वाली, समाज को सुधारने वाली बहुत सारी कहानी हर दूसरे दिन मिलती रहेंगी। तो आइए बिना आपका समय गंवाए, क्योंकि आपका भी समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कहानी को शुरू करते हैं। तो जो ये सच्ची कहानी है, दरअसल मेरे एक मित्र थे, एज में मुझसे काफ़ी ज़्यादा थे। अभी 3-4 साल पहले वो सन 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम है जयंत्री प्रसाद। जयंत्री प्रसाद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। जयंत्री प्रसाद का एक रिकॉर्ड था, कई बार उठा बैठा भी हूँ। उनके चेहरे से, उनके भाव से, उनकी आदतों से मैं वाकिफ था और मैं कई बार, वो जहाँ थाने पर भी पोस्टेड है वहाँ भी गया हूँ, लोगों से भी जाना है कि वो कितने ईमानदार हैं। वाकई में जयंत्री प्रसाद जी बहुत ही नेक, मिलनसार और एक ईमानदार पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। जयंत्री प्रसाद बताते हैं कि एक बार वो जब सब इंस्पेक्टर थे तो एक बार करीब जब उनकी रिटायरी का समय था, जब वो रिटायर होने वाले थे, उसके करीब 2-3 साल पहले अमेठी उत्तर प्रदेश का एक थाना पड़ता है सुकुल बाजार। सुकुल बाजार में एसआई जयंत्री सिंह की पोस्टिंग थी। सुकुल बाजार में वो जाते हैं, उस थाने पर पहुंचते हैं। थाने पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से घूस लेते हैं, पैसे लेते हैं। कोई भी आता हो, चाहे गरीब आता हो, चाहे अमीर आता हो, वो हर व्यक्ति को एक ही तराजू पर तौलते हैं। जबकि जयंत्री प्रसाद की ऐसी कोई आदत थी नहीं। जयंत्री प्रसाद घूस नहीं लेते थे। जयंत्री प्रसाद जहाँ भी जाते थे वो वही करते थे जो उनके मन को भाता था। उनकी पुलिसिंग थोड़ा अलग थी। वो लोगों से मिलते थे, वास्तव में गांव के प्रधान से मिलते थे, गांव के लोगों से मिलते थे, समझते थे कि आखिर समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे होगा, वो भी सामाजिक तरीके से और उनके तरीके से। जयंत्री प्रसाद जी सुकुल बाजार में अपनी पोस्टिंग जाते हैं, जब 2-3 दिन 4 दिन रहते हैं तो उनके साथ जो उनके पुलिसकर्मी रहते हैं और लोग जो उनके नीचे सिपाही थे, तो जयंत्री प्रसाद से ऑफर करते हैं कि साहब, ये गांव का मामला आया है, इसमें पैसे अच्छे खासे मिल जाएंगे,
जयंती प्रसाद पूरा मामला समझने के बाद अपने नीचे वाले सिपाही को मना कर देते हैं कि मैं घूस नहीं ले पाऊंगा, मेरी आदत नहीं है घूस लेने की, मैं मजबूर आदमी से कभी भी घूस नहीं ले सकता हूं। सिपाही कहता है ठीक है साहब, कोई बात नहीं है। अब सिपाही भी पैसा नहीं पाता है, सिपाही उनसे चिढ़ने लगता है और ये बात धीरे धीरे उस थाने के एसएचओ तक पहुंच जाती है कि जयंती प्रसाद जो दरोगा हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, वो बहुत ही निहायत ईमानदार किस्म के आदमी हैं, वो कभी किसी से घूस नहीं लेते हैं। अचानक जयंती प्रसाद सिंह एक दिन थाने पर बैठे थे। एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 50-55 साल की थी, वो रोता हुआ फटे हुए धोती कपड़े में आता है और जयंती प्रसाद से मिलता है। जयंती प्रसाद से कहता है साहब मुझे अपने हलके के दरोगा से मिलना है। जयंती प्रसाद कहते हैं कि हलके का दरोगा मैं ही हूँ, तुम बताओ क्या तुम्हारी समस्या है। तो कहता है साहब मैं एक गरीब इंसान हूँ और मेरा एक बड़ा भाई है, मेरा घर बन रहा है जो कि प्रधान ने अभी इंदिरा कॉलोनी का जो सरकारी आवास आया था, जो सरकारी अनुदान आया था घर बनाने के लिए, साहब मेरे पास कच्चा मकान था और साहब सरकारी पैसा आया है, प्रधान ने पास किया है मेरा मकान, मेरी कॉलोनी, तो साहब वही बन रहा है और मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे मना कर रहा है। जयंती प्रसाद उस व्यक्ति से एप्लीकेशन लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम अपने घर को जाओ, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। कुछ देर बाद जयंती प्रसाद पूरे एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। पूरे एप्लीकेशन में लिखा था कि दरअसल जिसका घर बन रहा था वो एक गरीब आदमी था और जो उसे घर बनाने से मना कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का सगा बड़ा भाई था, जो एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल था, जिसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। जयंती प्रसाद पूरा एप्लीकेशन पढ़ने के बाद थाने से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बाइक से वो सीधा मौका वारदात पे पहुंच जाते हैं। घर बन रहा था। कुछ देर बाद ही जयंती प्रसाद जब अपनी मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी करते हैं तो वहां गांव के कुछ जानने वाले, जैसा कि आप देख रहे होंगे पहले के ज़माने की जो पुलिसिंग थी, जब गांव में पहले पुलिस आती थी तो गांव का मोहल्ला पड़ोस सब कहते थे भैया पुलिस आ गई, चाहे सिपाही या होमगार्ड ही आया हो। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का ज़माना आगे बढ़ा है, जब से हाथों में मोबाइल आ गए हैं, तब से अब थोड़ा सा पुलिसिंग में कमी आई है। लोगों का जो है वो डर अब धीरे धीरे पुलिस से ख़त्म हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है और पुलिस को भी ये डर रहती है कि कहीं कोई चुपके से मेरी फोटो ना बना ले, कोई वीडियो ना निकाल ले मेरे गलत काम करते वक्त। तो गांव के कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जयंती प्रसाद उनमें से एक व्यक्ति से पूछते हैं कि इधर आओ। वो आता है टावल और बनियान पहने। प्रसाद उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि क्या मामला है, क्या मैटर है। तो वो जयंती प्रसाद को बताता है कि साहब दरअसल मैटर कुछ नहीं है, मैटर बस इतना है कि इसका जो बड़ा भाई है, जो सरकारी स्कूल में बाकायदा सरकारी प्रिंसिपल है और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह है, उसके 2 लड़के हैं, दोनों इंजीनियर हैं जो बाहर कमाते हैं, 2 बहुएं हैं, दोनों ही सरकारी टीचर हैं, घर में कुल मिला के 4-5 लाख रुपए की आवाजाही हर महीने है। और साहब मैटर कुछ नहीं है, ये बेचारा जो था जब छोटा था तो अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर चला था, लेकिन माँ बाप के खत्म होने के बाद दोनों की प्रॉपर्टियां खेती बाड़ी अलग अलग हो गई, दोनों का घर द्वार अलग हो गया, दोनों की शादी हो गई, दोनों के बीवी बच्चे हो गए और साहब ये बेचारा पढ़ नहीं पाया बड़े भाई की सेवा करते करते। और साहब इस स्तर तक आया कि आज ये जैसे तैसे मजदूरी करके अपने खेत में इधर उधर कुछ बोकर, कुछ फसलें उगाकर, जैसे तैसे पशु रखकर, उसका दूध बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन काट रहा है। और साहब इसके पास ऐसा मकान था कि अगर बारिश होती थी तो बारिश का पूरा पानी इसके घर में भर जाता था। घर का कोई सदस्य बारिश के समय में सो नहीं सकता था। ग्राम प्रधान के यहाँ इसने एप्लीकेशन लगाई और ग्राम प्रधान ने इसको बाकायदा एक कॉलोनी मुहैया करा दी। एक सरकारी मकान जो सरकारी अनुदान से बनता है वही बनवा रहा है बेचारा। और साहब बात कुछ नहीं है, कल लेखपाल साहब भी आए थे। लेखपाल साहब ने पूरी जमीन की पैमाइश की और जमीन की पैमाइश करने के बाद फैसला इतना हुआ कि जो बड़ा भाई है, जो सरकारी प्रिंसिपल है स्कूल में, और ये जो छोटा भाई है, दोनों के बीच मात्र 1 फीट की जमीन का अंतर आ रहा है।
यानी कि बड़ा भाई की जमीन जो है वो छोटे भाई के मकान में मात्र 1 फीट जा रही है और छोटा भाई हाथ जोड़कर बड़े भाई से कह रहा है कि भैया आपके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है, भैया आपको प्रभु ने सब कुछ दिया है, 1 फुट जमीन हमें ले लेने दीजिए, हमने आपकी बहुत सहायता की है, बहुत मदद की है, बहुत गरीबी। लेकिन बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। उसके ऊपर पूरी तरीके से पैसे का भूत सवार है, वो पूरी तरीके से घमंड में आ गया है। जब जयंती प्रसाद पूरा मामला समझ जाते हैं, तुरंत ही तपाक से बड़े भाई को बुलाते हैं, घर से आता है और कहता है, हाँ दरोगा साहब बताइए। तब जयंती प्रसाद उससे कहते हैं कि आप ये छोटी सी जमीन के लिए एक ही कोख से पैदा हुए हो, एक ही माँ के जने दोनों बच्चे हो, एक ही खानदान एक ही परिवार से हो, दोनों सगे भाई हो, 1 फीट में आपका क्या ही बिगड़ जाएगा, आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, आपका छोटा भाई है, घर बन जाएगा। अब प्रिंसिपल साहब को ताव आ जाता है, प्रिंसिपल साहब को गुस्सा आ जाता है। प्रिंसिपल साहब जयंती साहब को कहते हैं कि जयंती साहब ऐसा है, आपका पुलिस का काम है, आप पुलिस का काम करिए, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, मैं नहीं बनने दूंगा घर, आपको जो करना है कर लीजिए। जयंती प्रसाद झेप जाते हैं, सीधा अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जयंती प्रसाद थाने पहुंच जाते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि जो सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल था, उसने गांव के एक बिचौलिए के माध्यम से थाने का जो मेन अध्यक्ष होता है एसएचओ को 10,000 रुपया बतौर रिश्वत के तौर पर घूस दे दिया था। उस घूस के वजह से वो प्रिंसिपल ये समझ रहा था कि अब तो मैंने जो थाने का पूरा चार्ज है वो अपने अंडर में ले लिया है, जो चाहूंगा वही करूंगा, मैं घर बनने नहीं दूंगा। जयंती प्रसाद थाने पे पहुंचते हैं तक एसएचओ साहब को प्रिंसिपल का फोन आ गया होता है। जैसे ही जयंती साहब थाने पे पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, वैसे ही जयंती प्रसाद को एसएचओ का फोन आता है कि जयंती प्रसाद आप फला गांव गए थे, वहां पे 2 भाइयों का विवाद चल रहा है, छोटा भाई गलत कर रहा है, छोटा भाई जो है वो बड़े भाई की जमीन में बना रहा है। जयंती प्रसाद एसएचओ के पास जाते हैं। एसएचओ हाथ में कप में एक चाय लिए, चाय की चुस्कियां ले रहे थे। वो जयंती प्रसाद से कहते, जयंती प्रसाद उस मैटर में तुम कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, वो दोनों भाइयों का मैटर है, और छोटा भाई जो है, जो घर बनवा रहा है, जिसको प्रधान ने घर दिया है, बिल्कुल गलत कर रहा है। जयंती प्रसाद को पता चल जाता है कि साहब को कहीं से माल मिल चुका है, इसलिए साहब इस पूरे मामले में लोड नहीं ले रहे हैं। आज कुछ देर बड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि एक उधर जो 1-1.5 लाख रुपया तनख्वाह पा रहा है, वो भ्रष्ट हो चुका है पूरी तरीके से, उसकी बुद्धि, उसकी मानसिकता, उसका धर्म पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। और एक हमारे साहब हैं जिनका दिमाग पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, जिनका दिमाग पूरी तरीके से करप्शन में, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। जयंती प्रसाद कुछ देर शांत रहते हैं, खुद भावुक हो जाते हैं। जो साहब अपनी चाय खत्म होते हुए जयंती प्रसाद से पूछते हैं कि जयंती प्रसाद क्या हुआ, तुम इतने भावुक क्यों हो। जयंती प्रसाद एसएचओ से एक प्रश्न करते हैं कि साहब आपके कितने लड़के हैं। एसएचओ साहब कहते हैं, जयंती प्रसाद आज तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। जयंती प्रसाद कहते हैं कि साहब मैं बताऊंगा कि ये बहकी बहकी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ। जयंती प्रसाद से एसएचओ साहब कहते हैं कि मेरे एक लड़का है। जयंती प्रसाद एसएचओ साहब से पूछते हैं कि साहब उस लड़के की उम्र क्या है। जो साहब जयंती प्रसाद से कहते हैं कि जयंती प्रसाद उस लड़के की उम्र अभी 10 साल है मात्र। तो पूछते हैं जयंती प्रसाद, साहब वो कहाँ पढ़ता है। तो जयंती प्रसाद से एसएचओ साहब कहते हैं कि लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है, बस से जाता है स्कूल और बस से आता है। जयंती प्रसाद कहते हैं कि साहब अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। बोलते हैं ठीक है। एसएचओ साहब बोलते हैं ठीक है जयंती प्रसाद, कहो क्या कहना है। जयंती प्रसाद कहते हैं कि साहब किसी दिन वो बच्चा, आप बुरा मत मानिएगा, वो बच्चा बस से उतरा और रोड क्रॉस करते हुए उसे अचानक एक बस ने टक्कर मार दिया, एक ट्रक ने टक्कर मार दिया। तो ये पैसा जो आप रिश्वत का ले रहे हो, जो कमा रहे हो, जो गरीबों का खून चूसकर रिश्वत के रूप में पा रहे हो, ये पैसा आप क्या करोगे, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो। एक बच्चा है, आप इतना सोच में काहे पड़े हो। एसएचओ साहब जयंती एसआई का काफी देर तक मुंह देखते रहते हैं और कुछ देर बाद ही टेबल से उठते हैं। वो कहते हैं, तुम बात तो सही कह रहे हो, मैं भी यही काफी देर से सोच रहा था कि मैं ये गलत काम क्यों कर रहा हूँ। आज ना एसआई जयंती प्रसाद, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी। एसएचओ साहब तुरंत ही एक फोन मिलाते हैं और फोन उसको मिलाते हैं जो बीच का बिचौलिया था, जो प्रिंसिपल साहब के गांव के बगल का ही था,
जो 10,000 रुपया लेकर प्रिंसिपल से एसएचओ साहब को बतौर रिश्वत के तौर पर दिया था कि गरीब भाई का मकान ना बन पाए। वो तुरंत ही उस व्यक्ति को फोन मिलाते हैं और कहते हैं 10 मिनट के लिए तुम थाने आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दोनों का बहुत ही प्यारा संबंध था, यानी उस बिचौलिए का और एसएचओ साहब का। बिचौलिया तुरंत ही थाने पर पहुंचता है। थाने पर पहुंचने के बाद एसएचओ साहब से वो मिलता है और कहता है, हाँ एसएचओ साहब क्या हुआ, किस लिए बुलाए, पैसा और चाहिए? एसएचओ साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे पैसा और नहीं चाहिए। और वो अपनी पर्स निकालते हैं और पर्स से 10,000 रुपए निकाल कर उसके मुंह पर सीधा फेंक देते हैं और कहते हैं, लो अपना घूस और इसको पकड़ो और थाने से भग जाओ, आज के बाद दिखाई मत पड़ना, तुम बहुत नीच टाइप के आदमी हो, तुम बहुत गलत टाइप के आदमी हो। उस प्रिंसिपल को जाके बता देना कि अब घर वही बनेगा, जिसको जो करना है वो कर ले। सीधा ही एसएचओ साहब अपनी गाड़ी पर जयंती प्रसाद के साथ सवार होते हैं और वहां पर जाते हैं। और फिर जैसे ही प्रिंसिपल उनको देखता है, दौड़ा हुआ आता है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि एसएचओ साहब क्या हुआ, मुझसे कोई खता हो गई या आपको पैसा नहीं पहुंचा, आप 10-20 हज़ार और ले लीजिए। लेकिन अब एसएचओ साहब की नज़रें, एसएचओ साहब का दिमाग पूरी तरीके से ईमानदारी में आ चुका था। पूरी तरीके से जयंत्री ने उसे अनलॉक कर दिया था, खोल दिया था। एसएचओ साहब कहते हैं कि मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, वो रिश्वत आपने जो दी थी मैंने उसके मुंह पर फेंक दिया, आप 10,000 रुपया ले लो, ये भाई भाई का मैटर है, आपको जहाँ पे जितनी पावर लगानी है लगा लो, अभी 4 घंटे के अंदर ये दीवार मैं जुड़वा कर ही जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब एसएचओ से कहते हैं कि थोड़ा आप किनारे आइए, मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है। जब एसएचओ तेज तेज बोल रहे थे तो मोहल्ले के और लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एसएचओ साहब कहते हैं कि मैं कोई पर्सनली बात नहीं करता, कोई गोपनीय बात नहीं करता, जो बात करनी है आप अपने छोटे भाई के सामने करो, पूरे गांव के पूरे समाज के सामने करो, मैं बिकने वाला इंसान नहीं हूं। और इस तरीके से एक पुलिस के एसएचओ की ईमानदारी जब अचानक जाग जाती है और इधर एक छोटे भाई, गरीब भाई का घर बन जाता है। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपने परिवार के, अपने सगे भाई के लिए छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों के लिए हत्या तक उतारू हो जाते हैं, क्या क्या कृत्य कर डालते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है तो सबसे पहले अपने भाई को देखें। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ना आपके साथ जाएगा, ना आपके भाई के साथ जाएगा, जमीन का टुकड़ा यहीं रह जाएगा, बस बर्बाद होगा तो दो परिवार, वो भी आपका अपना, जो एक कोख से, एक माँ के कोख से पैदा हुआ था। कृपया ऐसा ना करें। दोस्तों, फिलहाल आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे थे और आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन भाइयों का, बहनों का कमेंट हमें आएगा, अगली कहानी में हम उनका नाम जरूर लेंगे। अब सिलसिला है कमेंट पढ़ने का, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया था पिछली कहानी में। सबसे पहले नाम आता है राम प्रवेश, जो कुवैत से देख रहे थे हमारी कहानी, इन्होंने कमेंट किया था, धन्यवाद। दूसरा नाम है शहनाज ऑफिशियल, हिमांशु तिवारी, राकेश चौबे, राजीव जैन, द एकेडमी ऑफिशियल सुल्तानपुर से, अकबर अली भाई साहब अमेठी से, रमेश यादव सऊदी अरबिया से देख रहे थे, मोहम्मद यूनुस बिहार से, शाहिद खान और शुभम सिंह देख रहे थे भरतपुर राजस्थान से, रवि रंजन पांडे देख रहे थे नालंदा बिहार से। एक खान भाई साहब का कमेंट आया था, फिलहाल उन्होंने अपना पूरा नाम नहीं लिखा था, जगह का नाम लिखा था, सऊदी अरब से। आईबीसी के आकाश हैं, बड़ा बिजनेस .com वाले हैं। और चंदन कुमार का कमेंट आया था, जय अम्बे इंफ्रा, आगरा से आपका प्यारा कमेंट हमें प्राप्त हुआ था। कृष्ण कुमार शर्मा जी कनाडा से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन सिंह दिल्ली से देख रहे थे, कह रहे थे आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मार्मिक होती है, तो रोशन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम किशन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर गोविंद बक्सर बिहार से हैं, मिस्टर गोविंद जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रुक्मणी सेन दुर्ग छत्तीसगढ़ से, रुक्मणी सेन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। जफरुद्दीन बीडी तिवारी देवरिया से और अनिल यादव, इन लोगों ने पिछली कहानी पर अपना प्यार और आशीर्वाद दिया था। उम्मीद है इस कहानी पर भी अपना पूर्ण प्यार और आशीर्वाद आप हमारे साथ बनाए रहेंगे। मिलता हूँ एक नई दिल को छू लेने वाली मार्मिक कहानी के साथ आपको जल्द ही, तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।